हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोग अब बीपीएससी पीटी के परीक्षाओं के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो अब तक के बीपीएससी पीटी के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, उसको हम लोग घटना चक्र बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक हम लोग कुछ पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। अगर ये सब आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। जल्द ही हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 ख़त्म करेंगे और इसके बाद जीव विज्ञान ख़त्म करेंगे और फिर विश्व का भूगोल। इस तरह से पूरा जो बीपीएससी पीटी में परीक्षाओं में जो अब तक पूछे गए हैं, यह जो है इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी लेकर अब तक की जितने भी बीपीएससी परीक्षाएँ हुई हैं वो सारे परीक्षाओं के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यह जो है वो घटना चक्र बुक से लिया गया है। 1992 से लेकर अब तक के सारे पूछे गए प्रश्न को संकलित किया गया है इसमें। यह आधुनिक भारत के क्रम में आज का वीडियो जो है वो हमारा दूसरा वीडियो है। आधुनिक भारत में अभी तक 1992 से लेकर अप्रॉक्स 350 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि 3 पार्ट में हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आज जो है वो पार्ट 2 होगा। इसके बाद एक और लास्ट पार्ट आएगा। इन तीनों पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कलकत्ता में किया था। यह जो संस्था था इंडियन एसोसिएशन, इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। एक चीज़ और याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था कौन थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो प्रमुख संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में किया था। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एक महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। हटाया गया था इनको 1874 में। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो द्वितीय ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण किया था, और इनकी जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो प्रथम नियुक्ति हुई थी वो सिलहट में हुआ था, जो कि बांग्लादेश में है। उसमें असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, और यहीं पर वो फिर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। आगे कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। जो मॉडर्न हिस्ट्री की एक बुक आती है बिपिन चंद्र की, उन्होंने यह लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश जो है वो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही दिया था। लेकिन साथ ही साथ कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम अधिकारी मानते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय से, राजा राम मोहन राय को 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि 1885 में इसका गठन हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, एओ ह्यूम था कौन? एओ ह्यूम था एक रिटायर्ड यानी कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था वहीं में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो WC बनर्जी यानी बेमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, और प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम था। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष। तो अभी हम लोगों ने देखा कब किया गया था, 1885 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय
कौन गवर्नर जनरल कौन था? तब आपका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1884 से लेकर 1888 तक, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम से एक चीज़ याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई में, जो कि अब क्या हो गया, मुंबई हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। पहले यह पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, इसके कारण फिर यह बम्बई में हुआ था। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए पहले की अध्यक्षता तो हम लोगों ने देख लिया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और हुआ कहाँ था, 1886 में हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। और इसी अधिवेशन में ही इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके अलावा भी दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो महात्मा गांधी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को भी अनुमोदित किया गया था। आगे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी, और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए मैं 3 नाम आप लोगों को बताता हूँ। 1917 में याद रखिएगा कलकत्ता में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1925 में कानपुर, और फिर उसके बाद 1933 में कलकत्ता में नेलनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। क्लियर है। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था 1912 में। देखिए कहीं कहीं इस बुक में कोई आपको 28वां अधिवेशन भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में 1912 में, ठीक है। इससे पहले एक 27वां 28वां में कन्फ्यूजन है, तो एक और याद रखिएगा, इससे पहले जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1911 में, ठीक है। कोई कोई बुक में इसको 27वां दिया हुआ रहेगा, वो है पंडित विश्व नारायण धर, जिसमें पहली बार जन गण मन जो गाया गया था। लेकिन यह बांकीपुर में हुआ था 1912 में, और बीपीएससी भी जो है वो 27वां अधिवेशन बांकीपुर को ही माना है, तो आप लोग बांकीपुर ही याद रखिएगा। और 27वां अधिवेशन बांकीपुर में संपन्न हुआ 1912 में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो आर.एन. घोलकर के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, यह याद रखिएगा। आगे कह रहा है पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा, इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसके द्वारा कहा गया था, यह किया गया था सर सैयद अहमद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद के द्वारा। सर सैयद अहमद जो थे वो 1888 में एक संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा भी इन्होंने शुरू किया था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इन्होंने बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। अगर हम लोग सर सैयद अहमद की बात करते हैं तो इससे एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग याद रखिएगा कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का जो श्रेय है वो सर सैयद अहमद खां को ही है।
नेक्स्ट कह रहा है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से लेकर 1905 तक था और इसी के समय में आप लोगों को याद होगा कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था और साथ ही साथ 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था भी खोली गई थी। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल है वो 1876 से लेकर 1880 तक था। लॉर्ड लिटन से याद रखने वाली बातें हैं कि इसने जो था वो 1878 में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट पारित किया था। साथ ही साथ इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से। नरमपंथी नेता कौन कौन थे? जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिमोश चंद्र बनर्जी, यह सब जो थे वो नरमपंथी नेता थे और ये सब मोस्टली जो थे वो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन जो है वो उपग्रंथी नहीं था? तो उपग्रंथी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उदारवादी खेमे से संबंध रखते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। साथ ही साथ इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। आगे कह रहा है, रजनी पामदत्त ने कहा वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? और इसने यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस जो है वो कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया है। आगे कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो यह आया 1906 के बाद। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव जो है वो बढ़ गया था। गरम दल के जो मुख्य नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष थे और इन नेताओं जो थे इन लोगों ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद। आप लोगों ने एक चीज़ और याद रखना है कि 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर 1907 में हुआ सूरत में अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा, और यही 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है। आगे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक से के नाम से जाने जाने लगे जब। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है वो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार जो था वो बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर जो रैंड की हत्या के मामले में उनको अभियुक्त बनाया था। तिलक को दोषी उसमें पाया गया और 18 माह की उनको सज़ा सुनाई गई। जब वो जेल से बाहर आए तो वो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई एक घटना नहीं बल्कि बहुत सारे राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है वो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि गरम दल में मुख्यतः कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष जो थे वो गरम दल के नेता थे। गरम दल के 4 स्तंभ जो थे
उनमें से यह जो थे वो एक थे। इनके अनुसार एक चीज़ और याद रखिएगा, अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है और अलीपुर षड्यंत्र के मामले में इनको सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन फिर बाद में साक्ष्य के अभाव में इनको छोड़ दिया जाता है और फिर कालांतर में वो आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन जाते हैं और पांडिचेरी चले जाते हैं। आगे कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था, यानी गरम दलीय जाना जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक को। अभी हम लोगों ने देखा ही कि गरम दल के 4 स्तंभ थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कांग्रेस के बारे में इन्होंने एक आलोचना भी किया था और कहा था कि यदि अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक जो थे वो स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो नरम दल के जो नेताएं थे उनके आंदोलन की पद्धति जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एगिएशन थी, जिसका मतलब होता है राजमाध्यम आंदोलन, मतलब कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता जो था वो उत्पन्न करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लाला लाजपत राय जो थे इनको पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता था और जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उन्हीं के विरोध में एक जुलूस का यह नेतृत्व करते रहे थे और उसी समय यह लाठियों के शिकार हुए थे और फिर इनकी 27 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से बी डी सावरकर संबंधित है। बी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इनके द्वारा 1899 में एक मित्र मेला स्थापित किया गया था, वही फिर 1904 में जाकर एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर। नेक्स्ट कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वो कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वो 1908 में किया गया था। 30 अप्रैल 1908 का दिन था जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दोनों के द्वारा किंग्स फोर्ड पर बम फेंका गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये समझिए कि किंग्स फोर्ड जो है वो बच जाता है और जो राष्ट्रीय आंदोलन से एक हमदर्दी रखने वाला जो होता है मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उसकी जो पुत्री है वो मारी जाती है। प्रफुल्ल चाकी जो है वो पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो देखिए द हिंदू था, महरता भी था, बंगाली भी था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो है वो जुड़ी हुई नहीं थी? तो संध्या था जुड़ा हुआ, यंग इंडिया भी यंग इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था, गदर था, युगांतर जुड़ा हुआ था। यंग इंडिया नहीं था क्योंकि यंग इंडिया पत्रिका का संपादक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी आप लोगों को पता ही था कि वो अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। नेक्स्ट कह रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह कहा गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इसी अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी भी हुई थी तिलक और इन्हीं बेसेंट के प्रयासों से हैं और इसीलिए इस अधिवेशन को या इस समझौते को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो अभी हम लोगों ने देखा या किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल जो था वो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था।
एक चीज़ और याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है वो 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना जो है वो प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट कह रहा भारतीय क्रांति की जननी जो है वो किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी जो है वो मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। यह जो थे वो दादा भाई नौरोजी के एक निजी सचिव के रूप में सेवा भी की थी। साथ ही साथ याद रखिएगा, इनसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगस्त 1907 में इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन था उसमें भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो अभी हम लोगों ने देखा स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम भिखाजी कामा जो थी वो भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी नागरिक थी। नेक्स्ट कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट कह रहा बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए बंग भंग के बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा ही होगा कि जब 20 जुलाई 1905 की बात है जब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी जाती है और फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक की जाती है और उसी में स्वदेशी आंदोलन की विधि पर जो है वो घोषणा कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन जो है वो किस वर्ष रद्द हुआ। तो 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो था वो प्रभावी हो गया था और फिर जाके दिसंबर 1911 में जब जो ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी मैरी, इन दोनों के भारत आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है और साथ ही साथ कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। तो प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। वहीं कांग्रेस जो है वो स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा किया था। ध्यान रखिएगा, 1905 में सर्वप्रथम बनारस अधिवेशन में चर्चा किया था और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया था। 1905 का बनारस अधिवेशन अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट कह रहा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, हाँ बिल्कुल सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और यही सब रीजनों के द्वारा फिर फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आगे कह रहा मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व जो है वो बचाव होगा, महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था। तो यह जो है वो W हंटर के द्वारा एक पुस्तक थी उसकी, द इंडियन मुसलमान। उसी पुस्तक में यह लिखा गया था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व जो है वो बचा हुआ रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, W हंटर। आगे कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ सचिंद्र सान्याल के द्वारा। ठीक है, फिर जाकर 1928 में इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जुट जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 1924 और 1928 दोनों। आगे कह रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, देखिए बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है वो 3 दिसंबर 1903 को ही ब्रिटिश संसद में रख दिया गया था और इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो 20 जुलाई 1905 को होती है। तो और फिर बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट कह रहा है कि करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दे दिया गया। तो करजन बाइली की हत्या जो है वो 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया था। तो इसमें मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा दी गई। कहीं कहीं क्वेश्चन में इस
में थोड़ा सा डेट में कन्फ्यूजन है, कहीं 16 अगस्त दिया हुआ रहेगा और कहीं 17 अगस्त दिया हुआ रहेगा। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट कह रहा मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं तो चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। आगे कह रहा है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो इन लेखों के लेखक थे अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष से याद रखिएगा कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब का संबंध जो है वो अरविंद घोष से याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई? तो किन को दिया गया? काकोरी ट्रेन डकैती कांड तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि 9 अगस्त 1925 की बात है, जब लखनऊ सहारनपुर के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन पर डकैती करके सरकारी खजाना लूटा गया था और इस कांड में लगभग 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी, ये सबको फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो भाग गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, मनमथ नाथ गुप्त। इनको 14 वर्ष की कैद हुई थी यही काकोरी ट्रेन डकैती कांड में। आगे कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो कौन थे? भगत सिंह थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें 4 जो है मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम बदल कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। आगे कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? यह पूछ रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह पंक्ति जो है वो बिस्मिल के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल अजीमाबादी की यह पंक्तियाँ हैं। इनका वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। नेक्स्ट कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद की रचना जो है वो प्रसिद्ध एक कवि थे, उनका नाम था मोहम्मद इकबाल, उनके द्वारा किया गया था, लेकिन पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग इसको भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो भगत सिंह होगा। भगत सिंह ने एक और नारा दिया था, वो था साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है। आगे कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इनको तीनों को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ याद रखिएगा, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो जीसी हिल्टन था। ठीक है, भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा सुनाया था वो न्यायाधीश था जीसी हिल्टन। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। आगे कह रहा है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो देखिए भगत सिंह की उम्र की अगर आप बात करते हैं तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था सितंबर 1907 में। ठीक है। और केंद्रीय विधानसभा पर बम कब फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा? फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा 2-4 महीने इनका उम्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा इनका उम्र था। आगे कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति की अगर बात करते हैं तो यह एक क्रांतिकारी संगठन थी, जिसकी स्थापना जो है वो 1907 में बरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी। तो चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना जो है वो मास्टरदा यानी सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन। सूर्य सेन ने ही बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना किया था और सूर्य सेन के ही नेतृत्व में जो IRA के जो सदस्य थे
उन्होंने के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया गया था और फिर 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। उनकी पुस्तक जो है वंदे मातरम उसमें किया था। इनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत जो है वो अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। आगे कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 में सोहन सिंह भखाना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई और इस संस्था ने एक गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। आगे कह रहा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए उस समय एक धारणा प्रचलित थी कि अगर ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट आता है तो वो भारत के हित में है और भारत के लिए एक मौका है। आगे कह रहा है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो अभी हम लोगों ने देखा यह किसके द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था। तो यह सी राजगोपालाचारी जो थे, उन्हीं का मानना था कि स्वराज जो है वो जन सामान्य हेतु होना चाहिए, ना कि केवल कुलीन और अभिताज वर्ग हेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। आगे कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है वो सी.आर. दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो 1906 में कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी, और इसी अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शंस में सलीमुल्लाह खान रहेगा, आगा खान रहेगा और मोहसिन उल मुल्क रहेगा, तो तीनों अगर रहेगा तो प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूँ, पहले नंबर पर सलीमुल्लाह खान, दूसरे नंबर पर आगा खान और तीसरे नंबर पर मोहसिन उल मुल्क। अगर नवाब सलीमुल्लाह खान नहीं रहता तब इस क्वेश्चन का आंसर आगा खान हो सकता था, लेकिन नवाब सलीमुल्लाह खान है तो इसका आंसर जो है वो आगा खान नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह बात है अक्टूबर 1906 की, जब आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो शिमला में जाकर मिलता है और फिर उसके बाद दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के जो नवाब हैं सलीमुल्लाह खान, वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के लिए शिष्टमंडल की प्रार्थना किसने किया था। शिष्टमंडलों ने क्या प्रार्थना की थी। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो था वो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाकर शिमला में मिलता है और फिर शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग करता है। तो और इसी मांग में के जवाब में मिंटो जो है वो मुसलमानों को यह आश्वासन देता है कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा जो है वो जरूर की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान जो है वो होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक का तो था ही, एनी बेसेंट का भी था और एम सुब्रमण्यम अय्यर का भी था। यहाँ नहीं किसका था तो टी.एस. ऑलकॉट का था, क्योंकि टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था। बाकी बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इन्होंने 1916 में किया ही था, अप्रैल 1916 में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी किया था और एम सुब्रमण्यम अय्यर भी जो थे वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से इनका भी संबंध था।
आगे कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। यह बात कर रहा है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता होता है। आगे कह रहा है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो देखिए सैंडलर आयोग जो है वो पहली चीज़ तो यही याद रखिएगा, यह शिक्षा से संबंधित है। और 1917 में सरकार जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त करता है, जो कि M.E. सैंडलर, जो कि लिड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उन्हीं को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। नेक्स्ट कह रहा होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन था। देखिए नोआखाली काल में प्यारे लाल जो थे वो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे और उनकी बहन जो थी डॉक्टर सुशीला नैयर, वो गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल। प्यारेलाल से याद रखिएगा, प्यारेलाल जो है वो गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह जब गांधी जी की अगर बात करते हैं तो ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और फिर भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह जो है वो बिहार के चंपारण जिले में 1917 में करते हैं, जहाँ की एक चंपारण के किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वही गांधी जी से लखनऊ में भेंट करते हैं और उन्हें चंपारण आने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वहाँ तिनकठिया पद्धति जो चलते रहती है उसी के विरोध में यह होता है और फिर बाद में तिनकठिया पद्धति को वापस ले लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। यह किसान नेता थे जो कि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में के दौरान गांधी जी से मुलाकात होती है और यह जो है वो चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी जो है वो गांधी जी को सुनाते हैं और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। राजकुमार शुक्ल की एक बात आप लोगों को याद रखना होगा, यह जो है वो अपने अंग्रेज अधिकारी जो अमन था, जिससे शुक्ल जी जो थे राजकुमार शुक्ल, वो 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, लेकिन यह जो अमन अधिकारी अंग्रेज अधिकारी अमन था, वो राजकुमार शुक्ल की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके श्राद्ध काम के लिए 300 रुपये भेजता है और कहता है कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया था। देखिए राजकोट सत्याग्रह में लिया भी था, खेड़ा सत्याग्रह में भी लिया था, बाइकोम सत्याग्रह में नहीं लिया था। बाइकोम सत्याग्रह जो था वो मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी ने मतलब प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिनको कि दीनबंधु एंड्रूज भी कहा जाता है, जो कि सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के एक प्रधानाध्यापक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है अगर चार्ली एंड्रूज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में भी गांधी जी के साथ रहे थे और गांधी जी जो थे वो गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इनको दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किए और इसीलिए इनको फिर दीनबंधु एंड्रूज के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। और इस कार्यक्रम का विचार जो है वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस संदर्भ में गांधी जी जो है वो जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से प्रभावित है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो देखिए 1917-18 में औद्योगिक कर्मियों ने लिया था और महात्मा गांधी जो है वो पहली बार भूख हड़ताल भी अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में ही किया था।
यह बात है 1918 में, जब अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर विवाद था। और यह विवाद जो था वो प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप जब है वो ख़त्म होने के बाद मालिक जो है वो इसे समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मजदूर जो है वो इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। फिर गांधी जी आते हैं, सत्याग्रह करते हैं और फिर मजदूरों को 35% जो है वो बोनस मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति जो थे वो लंबे समय तक AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। यह बात कर रहा है जमाना लाल बजाज की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जमाना लाल बजाज। जमाना लाल बजाज से आप लोगों को याद रखना है, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा राय बहादुर की पदवी जो है वो त्याग कर देते हैं और 1921 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी जो है वो 1917 ईस्वी में चंपारण में ही किया गया था। नेक्स्ट कह रहा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो था वो 3 कठिया प्रथा से जुड़ा था, जिसके तहत किसानों को अपने ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कठिया पद्धति। नेक्स्ट कह रहा, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, यह पूछ रहा है। राजेंद्र प्रसाद थे, JV कृपलानी भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम सत्र हुआ था कहाँ? अप्रैल 1936 में लखनऊ में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो इसके अध्यक्ष और NG रंगा जो थे वो इसके महासचिव चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट कह रहा, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है वो सन 1920 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1920 में किया गया था। 31 अक्टूबर 1920 को MN जोशी, जोसेफ बेपिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयास से। नेक्स्ट कह रहा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जो थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, और महासचिव अगर आपसे पूछ दे तो दीवान चमन लाल जो थे, याद रखिएगा, दीवान चमन लाल जो थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट कह रहा है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे MN रॉय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। MN रॉय जो थे वो लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। नेक्स्ट कह रहा, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है वो किस अधिनियम से हुआ? तो यह हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, और इसका कार्य जो था वो भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना था। नेक्स्ट कह रहा है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य तो था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। रॉलेट एक्ट आप लोगों को पता ही होगा, इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। और फिर गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया था। आगे कह रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वो किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट सत्याग्रह, जो कि मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ एक विधेयक था। नेक्स्ट कह रहा है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। तो रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। यह एक्चुअली जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी
उसी को कुचलने के लिए 1917 में जो न्यायाधीश था सिडनी रॉलेट, उसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। और फिर इसी के सुझाव पर 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार जो है वो जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। और यही कारण है कि इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। आगे कह रहा है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो मेनली रीजन था जो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी जनसभा पर जो जनरल REH डायर जो था वो अंधाधुंध गोलियां चलवाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो किस कारण त्याग दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में त्याग दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि अब समय आ गया है कि जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। एक चीज़ और याद रखिएगा, शंकरन नायर एक नाम याद रखना है आप लोगों को, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो किसने मारा था? उधम सिंह, जो कि एक पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के गवर्नर जो था वो माइकल ओ डायर, उसकी लंदन में हत्या कर देते हैं और इसी के लिए इनको गिरफ्तार करके फिर मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। आगे कह रहा है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919। एक चीज़ याद रखिएगा, इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसमें हंसराज नामक जो भारतीय था वो डायर का सहयोग किया था। आगे है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला। तो अभी हम लोगों ने देखा था उधम सिंह जो है वो लंदन में इसकी हत्या कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। आगे कह रहा है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो किस शहर में हुआ था। तो यह हुआ था इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। देखिए गांधी जी जो थे वो 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दिया था। फिर 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार करता है और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अधिकार सौंप देता है। फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता है। आगे कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार एक प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित किया था जिसमें सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ये सब लोगों का वर्णन किया गया था। आगे कह रहा है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसीलिए गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता था।
आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में प्रारंभ हुआ और इस 1920 के जो असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव जो है वो 1920 के नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई और फिर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में। आगे कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो अभी हम लोगों ने देखा कब, 1920 में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो यह कहाँ थे, बिहार के छपरा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, जिसमें आंदोलनकारियों ने की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जलकर मर गए थे। और इसी के बाद महात्मा गांधी जो है वो असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। नेक्स्ट कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। यह बात कर रहा है जयप्रकाश नारायण की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। और फिर इसके बाद जयप्रकाश नारायण जो थे वो कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट कह रहा है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। आगे कह रहा है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो यह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। एक चीज़ लेकिन ध्यान रखिएगा, यह साराबंदी आंदोलन जो है वो 1922 नहीं बल्कि 1928 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1921 का मोपला विद्रोह जो है वो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस लिया था। तो अभी हम लोगों ने देखा जो काकोरी कांड हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, काकोरी कांड नहीं, चौरी चौरा कांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को। और फिर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ठीक है, इसका 2 पार्ट जो है वो और आगे है, लेकिन चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला, कुछ पुलिस वालों को उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई, भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दिया। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो उग्र भीड़ द्वारा थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी, इसको अगर आप अरेंज कीजिएगा तो यह सब सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को पता ही होगा कि गांधी जी की स्थिति कमज़ोर पड़ गई थी आंदोलन की समाप्ति के बाद, और इसका फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी। आगे कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो वह जो है वो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उड़ीसा। फिर जाकर 1928 में लॉर्ड सिन्हा की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है 1923-28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों के पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो उसका कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो स्वराज दल की स्थापना जो है वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट कह रहा स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद। तो अभी हम लोगों ने देखा स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 220 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए हैं। ऑलमोस्ट 350 क्वेश्चन हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री से अब तक पूछे गए हैं। एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। फिर रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है, एक बायो का पार्ट हमारा बचा हुआ है, बायो, और उसके बाद फिर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, 2 पार्ट बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग सारे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो ये सब का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।